अब टॉपिक रहेगा अपना हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ये टॉपिक वैसे जब आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हो ना तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। एनिमल फिजियोलॉजी में ये टॉपिक आपको दो दो जगह पे देखने को मिलता है। एक तो मिलता है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और एक मिलता है आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको बायोकेमिस्ट्री में। तो एक जगह पे कर लो अच्छे से, कहीं भी कर लो, तो लास्ट में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बोल के तो आएगा नहीं कि बायोकेमिस्ट्री में होंगे या फिर एनुअल फिजियोलॉजी में होंगे ना। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली केस में बन जाता है ना इस टॉपिक से। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व होता है ना, वहां से बनता है ना क्वेश्चन अपना। तो पहले हम थोड़ा सा मायोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं ना, मायोग्लोबिन है क्या। मायोग्लोबिन ये तो पता होगा ना कि एक प्रोटीन है, और कैसी प्रोटीन है, एक मोनोमेरिक या मल्टीमेरिक। मायोग्लोबिन जो है ना उसका एक मोनोमेरिक प्रोटीन है ना। इसका मतलब ये कितनी सब यूनिट से मिलकर बनी होगी, सिंगल सब यूनिट से मिलकर बनी होगी। तो जो भी सिंगल सब यूनिट से मिलकर बनी होती हैं और जिनके पास में एक ही उस सबस्ट्रेट के लिए बाइंडिंग साइट होती है। मैंने आपको बताया ना कि जो मायोग्लोबिन होती है वो हिल इक्वेशन को फॉलो करती है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो करेगी मायोग्लोबिन। ऑक्सीजन के लिए कितनी बाइंडिंग साइट होती है इसके पास में, एक ही होती है। तो ठीक है, सिंगल बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन। और जिसके पास भी सिंगल बाइंडिंग साइट होती है वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो करती है ना। तो ये किसको फॉलो करेगी, ओबे माइकलिस मेंटन इक्वेशन को। तो अनुष्का ये ऑक्सीजन की कैरियर है या नहीं है मायोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन की कैरियर नहीं है। कैरियर का मतलब तो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। ये रिजर्वॉयर का काम करती है। कैरियर का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का। तो ये क्या होगी, ऑक्सीजन की रिजर्वॉयर। देखो हीमोग्लोबिन का काम तो क्या होता है, मतलब लंग्स से ऑक्सीजन को लेके जाना टिश्यू के पास में, और टिश्यू के पास में उस ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है। फिर उस ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन अपने साथ में बाइंड करा लेती है। फिर जब जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तब तब मायोग्लोबिन उसमें से क्या करती रहती है, रिलीज करती रहती है। तो जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल में कम हो गई तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा मायोग्लोबिन के द्वारा। तो मायोग्लोबिन का काम तो होता है रिजर्वॉयर का, और हीमोग्लोबिन का काम किसका होता है, कैरियर का। अच्छा अब ये बताओ, ये किसी के अंदर जैसे मायोग्लोबिन अगर ज़्यादा है तो उसके पास में कौन सी कैपेसिटी ज़्यादा होगी मायोग्लोबिन ज़्यादा होने से। जैसे आप सांस रोकने का प्रयास करते हो मान लो, है ना। तो अभी सांस रोकने का प्रयास करोगे तो अब O2 CO2 का एक्सचेंज रुक जाएगा, लेकिन फिर भी आप जिंदा रहते हो ना एक दो मिनट तक। तो एक दो मिनट तक जिंदा कैसे हो, क्या उस टाइम में आपका ग्लाइकोलाइसिस वगैरह रुक जाता है, क्रैब साइकिल रुक जाता है, नहीं रुकता। और क्रैब साइकिल चलेगा तो उसको ऑक्सीजन की नीड होगी होगी आपको पता है। फिर भी आप जिंदा हो, और ऑक्सीजन का और CO2 का लेन देन हो नहीं रहा, तो फिर आप कैसे जिंदा हो। तो वो मायोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि सेल के पास में मायोग्लोबिन प्रोटीन ने ऑक्सीजन को क्या करके रखा हुआ है, पहले से रिजर्व करके रखा हुआ है। अब जितना ज़्यादा मायोग्लोबिन होगा उतना ही ज़्यादा आपकी जो रिजर्वॉयर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो है कैपेसिटी ये बढ़ाई भी जा सकती है ना। जैसे आपको बताया कि अभी अनुष्का को पानी में डुबा दिया जाए तो 1 या 1.5 मिनट तक बस संघर्ष कर पाएगी, है ना। उसके बाद में
दम तोड़ देगी ना उसका। तो ये इतनी कैपेसिटी है। बाकी आपको पता है कि प्रैक्टिस करने से इसको बढ़ाया भी जा सकता है ना। कई लोग हैं जिनमें 5-5 मिनट तक 10-10 मिनट तक सांस रोकने की कैपेसिटी होती है। और अपने पुराने उनमें वेदों में उनमें तो ये भी मिलता है कि लोग जल समाधि भी लेते थे, तो उसमें तो मतलब वो कई सालों तक भी रहते थे पानी के अंदर। और ये तो चलो है ना, पुरानी बातें हो गई। अब नई बात ये है कि एक अब नई बात यह है कि हमने एक्चुअल में कुछ ऐसे आइलैंड डिस्कवर कर लिए हैं जिन पर कुछ लोग रहते हैं। तो वो आधे आधे घंटे तक, एक एक घंटे तक पानी के अंदर सांस रोक सकते हैं। ये तो अभी नई बात है ना, बिल्कुल हमने ऐसे डिस्कवर किया है ये भी। जैसे होता क्या है कि कोई एक आइसलैंड है, उस पर मान लो 100-200 2,000 लोग रहते हैं। तो उनका जो मेन सोर्स होता है फूड का, वो क्या होता है? सी फूड होता है। वो समुद्र में जाते हैं, मछलियाँ कुछ भी पकड़ के लेके आ जाते हैं, और बस ना उनको किसी करेंसी से मतलब, ना उसको एसी से मतलब, ना किसी इंटरनेट से मतलब होता है। उनका बस पूरे दिन का टारगेट क्या रहता है? पानी में जाओ, खाना पकड़ के लाओ और पूरे दिन एंजॉय करो बस। मतलब फिशिंग ही उनका पूरे दिन का टारगेट है ना। तो अब क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई छोटा बच्चा है, वो उसमें गया है ना, पानी में मछली पकड़ने के लिए गया। तो अभी शुरुआत में तो उसकी कैपेसिटी 1-1.5 मिनट की होगी मान लो। फिर अब वो रोजाना उसमें पानी में जाएगा, तो अभी मान लो उसकी कैपेसिटी 1 मिनट की है, और वो पानी में गया और उसको 58 सेकंड पानी में हो गए, और तभी उसको मछली दिख गई उसमें पानी में। तो अब वो ऐसे तो छोड़ के आ नहीं सकता वो उसको। अब वो मछली को पकड़ने के लिए पीछे जा रहा है, लेकिन मछली इतने में थोड़ा सा आगे निकल गई। अब उसको लग रहा है कि मैं इसको 3-4 सेकंड में पकड़ लूंगा मछली को। तो वो, अब आपको पता है 1 मिनट तक तो सांस रोक ही सकता था। अब वो 2 या 3 सेकंड क्या कर लेगा, और संघर्ष कर लेगा। तो अब जो पहले वो 60 सेकंड तक सांस रोक सकता था, वो अब 65-66 सेकंड तक सांस को रोक लेगा। वो किस लिए? क्योंकि अब उसको मछली दिख गई है। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी स्पीड से दौड़ सकते हो, तो आप जो भी आंसर बताओगे वो आपकी रियल स्पीड नहीं होगी। रियल स्पीड अगर देखनी है तो आपके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया जाए, तब आपकी रियल स्पीड निकल के आएगी ना, सही वाली, ओरिजिनल वाली। अभी जो आप बता रहे हो, जैसे जैसे एक लड़की थी है ना, उसका जो भाई था वो ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दब गया। तो उसने, लड़की ने वो ट्रैक्टर उठा दिया, भाई को बचा लिया। जब बाद में मतलब उस पर रिसर्च हुई, तो इतना वेट किसी ओलंपियन ने नहीं उठाया था अभी तक, जितना वेट उसने उठा दिया। मतलब इतना वेट उठाना मतलब पॉसिबल नहीं था किसी के लिए, मतलब, और वो भी एक लड़की के लिए, जो उसने उठा दिया। तो जो आपकी रियल कैपेसिटी है वो नॉर्मल कंडीशन में निकल के नहीं आती। वो कब आती है? जब कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, तब आती है। तो ऐसे ही अभी मैं आपको बोल दूं कि आप दौड़ के दिखाओ, तो हो सकता है कि 100 मीटर के दौड़ने में आप 20 सेकंड लगाओगे, लेकिन जब आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है ना, तब आपकी वो रियल स्पीड निकल के आती है, लेकिन उसको कोई ट्रैक करने वाला नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही उसने क्या किया, मछली जस्ट वो पकड़ने वाला था, इतने में मतलब उसका टाइम पूरा हो गया, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आया, उसको पकड़ के ही बाहर लाया। तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो अब निकल के आई ना पूरी। मतलब 5 सेकंड वो और एक्स्ट्रा सांस रोक सकता था, लेकिन वो नॉर्मली इसको यूटिलाइज नहीं करता था। फिर अब धीरे धीरे जो 60 सेकंड था टाइम पीरियड उसका, वो कितना हो जाएगा? 65 सेकंड। लेकिन अब क्या होगा, अब उसको पता लग गया कि मेरी कैपेसिटी 65 सेकंड की है। अब नेक्स्ट डे फिर वो जाएगा, कभी तो ऐसा भी दिन आएगा कि वो उसको पकड़ने में 10 से 15 सेकंड और एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती जाएगी। और अपनी बॉडी का भी ये रूल होता है कि जिस चीज़ की आपकी ज़्यादा नीड होती है ना, जैसे लेमार्क ने क्या कहा था, यूज और डिसयूज वाला वो दिया था ना, कि जिसकी आपको ज़्यादा नीड होगी, आप उसको ज़्यादा यूटिलाइज करोगे तो वो तो ऑर्गन ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और जिसको आप यूटिलाइज कम करोगे वो धीरे धीरे रेजिडुअल बन जाएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाएगा। यही तो बताया था। तो अब इसकी बॉडी को पता लग जाएगा कि इसको नीड है, ये मतलब इसको सांस रोकने की नीड पड़ती है, तो इसके लिए इसको मायोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे उसकी बॉडी में जो मायोग्लोबिन का सिंथेसिस है वो बढ़ने लग जाता है। तो एक तो हम जैसे नॉर्मल पर्सन है, एक वो है उसकी बॉडी में अपने से मायोग्लोबिन ज़्यादा मिलेगा, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब वो आधे घंटे तक, 1 घंटे तक बिना किसी इक्विपमेंट के पानी के अंदर रह सकते हैं। तो ये कोई वेद और उसकी बात नहीं, ये तो मतलब रियल में डिस्कवरी की जा चुकी है ना ऐसे आइसलैंड की, जिस पर लोग आधे घंटे से भी ज़्यादा अपनी सांस रोक सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार हो, वो क्या है उसके पीछे रीजन? मायोग्लोबिन। अगर मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो वो अपने बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन को रिजर्व कर पाएगा। मान लो कई लोग ऐसे भी तो होते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं, कोई आदमी बिना खाने के कितने दिन रह सकता है? 6-7 दिन रह सकता है। लेकिन कुछ अन्न आ जा रहे, जैसे उन्होंने पहले से फैट इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो वो 1 महीने तक भी रह सकते हैं।
तो कुल मिला के बात यह है कि आपके अंदर रिजर्वोयर कैपेसिटी कितनी है, उसी हिसाब से आप सर्वाइव कर सकते हो उसके बिना। तो अब कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मायोग्लोबिन ज़्यादा मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है उसके पास में जो रिजर्वोयर कैपेसिटी है, जैसे कई मछलियां वगैरह हैं मान लो, वो पानी से बाहर आती हैं ना, सांस लेती हैं एक बार फिर अंदर चली जाती हैं, फिर ऐसा तो है नहीं कि वो हर 2 सेकंड में बाहर आए, वो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक ऐसे पानी के अंदर रह लेती हैं, फिर उसके बाद में फिर से बाहर आती हैं। तो जिसके पास भी मायोग्लोबिन ज़्यादा मिलेगा ऑब्वियसली बात है उसकी रिजर्वोयर कैपेसिटी ज़्यादा होगी और उतनी ज़्यादा देर तक सांस को पानी के अंदर रोक पाएगा। अब अगर इस मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखा, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि एक मोनोमेरिक प्रोटीन है, सिंगल सबयूनिट से मिलकर बनी होगी, ऑक्सीजन के लिए सिंगल बाइंडिंग साइट होती है, तो कौन से इक्वेशन को फॉलो करेगी, माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो करेगी। और ये कैरियर है या रिजर्वोयर है, रिजर्वोयर है ना ऑक्सीजन का। अब इसकी स्ट्रक्चर हम देखें, अगर स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन, तो इसकी स्ट्रक्चर में हमें ऐसे कुछ अल्फा हेलिकल रीजन मिलते हैं और बीच बीच में ये लीनियर या बीटा शीट लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। तो कितने हेलिक्स बना दिए मैंने, कितने हेलिक्स हो गए, 8 हो गए क्या? ऐसे इसमें टोटल 8 हेलिक्स होते हैं और इनको हम नाम देते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ये 8 तो हो गए हेलिकल रीजन। और 2 हेलिक्स के बीच में जो रीजन मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटर हेलिकल रीजन। ये कौन सा रीजन हो गया, इंटर हेलिकल रीजन। और ये इंटर हेलिकल रीजन होते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं, जैसे इसको हमने नाम दे दिया ए बी, ए और बी के बीच में इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको इसको डी ई, ऐसे हमने इन इंटर हेलिकल रीजन का नाम दे दिया। अब जो यहाँ पर जो ये वाला रीजन होता है, इसमें हर हेलिक्स में अमाइनो एसिड ही मिलेंगे, आपको पता है प्रोटीन है तो इस वाली हेलिक्स में जो 7 नंबर का अमाइनो एसिड होता है उस पर एक अमाइनो एसिड मिलता है हिस्टिडीन। कौन सा अमाइनो एसिड मिलेगा इसमें, एक तो ई नंबर की हेलिक्स में और एक एफ नंबर की हेलिक्स में, 2 हिस्टिडीन मिलते हैं। ये इस हिस्टिडीन की बात क्यों की है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और नहीं मिलते, इसके अलावा भी मिलते हैं, लेकिन ये जो अगर हम मायोग्लोबिन की बात करेंगे तो इसमें इसकी पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे हम, तो इसमें एक तो ये प्रोटीन मिलती है ग्लोबिन प्रोटीन, और इसमें साथ में मिलती है एक रिंग, जो पायरोल रिंग जानते हैं ना, तो इसमें जो रिंग होती है उसको हम नाम देते हैं पोरफायरिन रिंग 9। जैसे आपने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो उसमें भी एक रिंग मिलती है ना, जो टेट्रा पायरोल रिंग बोलते हैं इसको, 4 पायरोल रिंग से बनी। पायरोल क्या होता है, मतलब जैसे ये 5 एटम का एक कंपाउंड है, ये क्या हो गया, ये पायरोल हो गया, तो 4 पायरोल से मिलके बनी होती है ना रिंग, पोरफायरिन रिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें इस वाली रिंग का स्पेशल नाम क्या होता है, प्रोटोपोरफायरिन रिंग 9। किस में मिलती है ये, मायोग्लोबिन में मिलेगी, मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, तो ये तो उसमें एक टेट्रापैरल रिंग मिलती है और इस रिंग के चारों तरफ ये प्रोटीन रहती है, मतलब रिंग जो है इस प्रोटीन के अंदर रहती है। समझ में आ गई बात, ये प्रोटीन ने चारों तरफ से उस रिंग को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। और इसके पास में जो एन होता है और हिस्टिडीन के पास में भी NH होता है, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन बाइंड होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है हिस्टिडीन, इसको तो हम बोलते हैं डिस्टल, और ये वाला प्रॉक्सिमल। इसको हमने क्या बोला है, डिस्टल और
प्रॉक्सिमल बोला, ये तो भी आप रहने दो ना, जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब की बात है, तो है ना। तो डिस्टल और प्रॉक्सिमल समझ में आया, कैटेगराइज कर रखा है हमने। स्ट्रक्चर समझ में आ गई कैसी होगी, ये एक प्रोटीन है और इसने चारों तरफ से रिंग को क्या कर रखा है, कवर करके रखा हुआ है। और उस रिंग का नाम क्या होता है, मायोग्लोबिन में मिलती है जो, जैसे क्लोरोफिल में मिलती है उसको हम पोरफायरिन रिंग नाम देते हैं, इसको क्या नाम दिया हमने, प्रोटोपोरफायरिन रिंग 9। अब ये अपनी कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गई। अब इस मायोग्लोबिन के साथ में एक ही ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है, और ऑक्सीजन कहाँ पर बाइंड करती है, ये इसका जो एन और स्टिडिन का जो NH होगा उन दोनों के बीच में बाउंडेड रहती है ऑक्सीजन, तो एक ही बाइंडिंग साइट होती है ना इसके पास में। ये तो किसकी स्ट्रक्चर होगी, मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसका हम इक्वेशन देखेंगे ना, इक्वेशन कैसे बनेगा इसका, और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसमें स्ट्रक्चर वगैरह से वैसे क्वेश्चन इसमें आता नहीं है, मैंने आपको बता दिया ऐसे ही, बस 8 हेलिक्स रीजन होते हैं और 7 इंटर हेलिकल रीजन होंगे, और उनके ये नाम जरूर याद रख लेना ना, कौन सी रिंग मिलती है इसमें, तो प्रोटोपोरफायरिन रिंग 9 मिलती है। और कोई सी भी पोरफायरिन रिंग हो, कितने पायरोल रिंग से बनी होगी वो, 4 पायरोल रिंग से बनी होती है ना, टेट्रा पायरोल रिंग मिलती है उसमें। ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर। अब देखो इसकी जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन के साथ में ना, मतलब कैसे होगी, जैसे ये तो है मायोग्लोबिन प्लस ये लिख दिया मैंने O2, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, MbO2। तो ये बताओ एसोसिएशन है या डिसोसिएशन है, ये तो हो गया एसोसिएशन, और ये अगर उधर से इधर आता है तो ये होता है डिसोसिएशन। इसका जो आप कर्व बनाओगे, इस तरीके से इसका कर्व बनता है। यहां पे तो हम लिखते हैं PO2, और यहां पर क्या लिखेंगे, जैसे जैसे ऊपर की साइड में बढ़ेंगे तो एसोसिएशन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। और इस पैरामीटर पे क्या बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इसको भी समझाएंगे ना पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो आपको पता है जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और ऑक्सीजन की अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसकी बाइंडिंग बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मायोग्लोबिन के साथ में बाइंड करेगी। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा O2 का पार्शियल प्रेशर, वैसे वैसे एसोसिएशन बढ़ेगा। तो दोनों का ग्राफ आपको पता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसा बनता है। फिर ये इसमें सैचुरेशन आ गया, इसका मतलब ये है कि अब जितने भी मायोग्लोबिन होंगे उसमें वो सारे के सारे ऑक्सीजन से बाइंड करके होंगे। अब आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। और ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है इसके लिए एक तरह से मैक्सिमम बाइंडिंग है, इसको हम वी मैक्स भी बोल देते हैं। और ये जो है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वी मैक्स बाई 2, अभी कल बताया था ना। तो ये यहाँ पर आके कहीं मिलेगा, इसको हमने क्या नाम दिया था, Km, लेकिन इसमें हम इसको बोलते रहते हैं P50। बात वही है, P50 का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर जिस पर 50% मायोग्लोबिन सैचुरेट हो जाए या बाइंड कर जाए ऑक्सीजन के साथ में। मान लो अपने पास में टोटल 100 मायोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं, तो ऑक्सीजन की हमें इतनी कंसंट्रेशन रखनी है जिस पर 50 के साथ में ऑक्सीजन क्या कर जाए, बाइंड कर जाए। तो उस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, P50 बोलेंगे। तो एक्चुअल में है तो Km ही है। Km में क्या होता था, सबस्ट्रेट की वह कंसंट्रेशन जिस पर 50% एंजाइम क्या हो जाए, वो रेट ऑफ वेलोसिटी कितनी मिले, हाफ ऑफ वी मैक्स मिले। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही कंसेप्ट है, जिस पर 50% क्या मिले, सैचुरेशन मिले, या मायोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड हो जाए। तो ऑक्सीजन की उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं P50। अब ये देखो पार्शियल प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, जैसे सपोज करो ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई X Y Z है ना, ऐसे बहुत सारी गैस पड़ी हुई हैं। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, जैसे रियल में अपने एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं ना। तो अपने एनवायरनमेंट में मोस्टली कौन कौन सी गैस हैं, जैसे O2 है, CO2 है, N2 है। अपनी मेन गैस जो अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में काम आती है वो यही वाली गैस है ना।
तो इनका परसेंटेज आपको पता होगा सबका, परसेंटेज पता है सबका। ऑक्सीजन का 21%, नाइट्रोजन का 78% और CO2 का 0.003%, इतना ही होता है। चलो अब बात करें कि अपने एनवायरनमेंट का टोटल एनवायरनमेंट प्रेशर कितना होता है, कितना होता है 1 ATM अपना होता है 760 mmHg में पढ़ा होगा ना आपने, 760 mmHg होता है। ये 760 mmHg निकल के कैसे आता है, तो देखो सपोज करो अपने पास में यहां पर है ये एक कॉलम है, आपने वो देखा होगा ना थर्मोमीटर का, वो लेबोरेटरी वगैरह में थर्मोमीटर आता है ना जो लंबा सा कांच का होता है, वो उसमें पारा भरा हुआ होता है, देखा होगा ना, नहीं देखा, देखा होगा, सबने देखा होगा ना। तो उसमें हमने क्या किया है, वो तो क्लोज होता है आपको पता है ना, ये अभी एक ओपन कॉलम है उस जैसा ही सपोज करके देखो ना, और इसमें हमने यहां तक क्या भर दिया, इसमें मरकरी डाल दिया ना Hg, और हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक कितने सेंटीमीटर हमने फिल किया हुआ है इसको। ठीक है, फिर ये अभी कहां पर रखा हुआ है, अभी अपने एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। फिर हम इसको एनवायरनमेंट से लेके गए वैक्यूम में। तो अब ये बताओ वैक्यूम में ले जाने पर इसका जो लेंथ है या हाइट है वो ही रहेगी या चेंज हो जाएगी। ये एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट से हम इसको वैक्यूम में लेके चले गए, तो हाइट वही रहेगी या चेंज हो जाएगी। इसमें क्या भरा हुआ है हमने, मरकरी भरा हुआ है, और एनवायरनमेंट जो अभी यहाँ पे है उससे हम कहाँ पे ले गए इसको, वैक्यूम में ले गए हैं। तो उसका क्या होगा बताओ, इसकी हाइट रिमेन सेम, बढ़ जाएगी या घट जाएगी, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, पक्का ना। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि एनवायरनमेंट जो होता है किसी भी वस्तु के ऊपर प्रेशर डालता है, तो यहाँ एनवायरनमेंट इसके ऊपर भी प्रेशर डाल रहा होगा, तो उसकी वजह से ये अभी कंप्रेस होगा, है ना। जब आप इसको वैक्यूम में ले जाओगे तो वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है, तो उसकी वजह से इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अभी जो इसकी लेंथ है वो पहले तो यहाँ तक थी, अब इतनी लेंथ इसकी बढ़ गई है ना, मरकरी की कॉलम की जो लेंथ है इतना इंक्रीज हो गई। फिर जब हमने इसको माप के देखा कि कितनी लेंथ बढ़ गई है ये, तो ये निकल के आया कितना, 760 मिलीमीटर। तो कुल मिला के अगर हम रिवर्स करते कि अगर ये जो Hg है ये अभी कहाँ पर रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, तो वैक्यूम में इसकी जो लेंथ है वो इतनी होती, टोटल वैक्यूम में इतनी लेंथ होती है ना। फिर जब हम इसको वैक्यूम से कहाँ पे लेके आते, एनवायरनमेंट में लेके आते, तो लेंथ वही रहती है, कम हो जाती, क्योंकि अब एनवायरनमेंट प्रेशर डालता तो इसकी लेंथ क्या हो जाती, कम हो जाती। तो लेंथ कितनी कम हो जाती इसकी, 760 mmHg इसकी लेंथ क्या हो जाती, कम हो जाती। तो इसका मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट है वो मरकरी की जो लेंथ है उसको कितना कम कर देता है, 760 मिलीमीटर कम कर देता है। तो इसी को हमने एक रेफरेंस वैल्यू बना दिया कि ये ही एनवायरनमेंट का क्या है, प्रेशर है। तो अपने एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है वो कितना होता है, 760 mmHg। तो mm का मतलब समझ में आया, ये तो होता है मिलीमीटर, और Hg का मतलब जो पारा होता है ना, मरकरी होता है, उसकी बात चल रही है। तो अपना एनवायरनमेंट मरकरी की जो लेंथ है उसको कितना कम कर देता है, 760 मिलीमीटर कम कर देता है, मतलब इतना प्रेशर उसके ऊपर क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो ये अपना क्या हो गया, एनवायरनमेंट प्रेशर हो गया। अब बताओ भैया क्या पूछ रहे हो आप, क्या पूछ रहे हो भैया, कुछ पूछ रहे थे ना आप।
अच्छा, तो ये एनवायरनमेंट प्रेशर समझ में आया। अब ये किसी एक गैस की वजह से है या सारी गैसों का जो मिश्रण है एनवायरनमेंट उनकी वजह से है? सारी गैसों का जो मिश्रण है उसकी वजह से ये 760 mmHg। तो अब अपने एनवायरनमेंट में कौन कौन सी गैस हैं? तो अभी हमने देखा जैसे N2 जो है कितनी है, 78%। टोटल गैस कितने परसेंट है एनवायरनमेंट में? 100% होंगी सारी मिला के। तो ये जो प्रेशर है ये किस 100% जितनी भी गैस है उन सब की वजह से है मिला के। तो अब हम ऐसे निकाल लें कि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, नाइट्रोजन का कितना रोल होगा इस 760 mmHg में। तो कैसे निकालोगे अब ये? तो देखो अपने पास में वही तरीका है, जैसे अपने को PN2 निकालना है ना, तो देखो हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि 100% की वजह से तो कितना होता है पार्शियल प्रेशर 760 mmHg, टोटल 100% ही है ना, उसकी वजह से 760 है। तो अगर कोई गैस एनवायरनमेंट में 1% हो तो उसकी वजह से कितना प्रेशर क्रिएट होगा? तो 760 बट्टे 100 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 760 बट्टे 100, कुछ भी आ जाएगा ना कैलकुलेशन करके, मतलब 7.6 आएगा। तो अगर एनवायरनमेंट में कोई गैस 1% मिलती है तो उसकी वजह से कितना पार्शियल प्रेशर क्रिएट होता है? 7.6 mmHg क्रिएट होता है ना। लेकिन अपने पास में नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 78% है। तो ये क्या हो जाएगा 760 बट्टे 100 इंटू, बस इसमें कोई गैस जितनी भी परसेंट है प्रेजेंट उसका क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 78 हो गया ना, कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करके 592 आ जाएगा ना। तो ये हो गया 592। तो PN2 कितना हो गया बताओ? 592 निकल के आएगा। अगर आपको जैसे PO2 निकालना है तो अब आपको पता रहना चाहिए ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, 21%। तो आप क्या करोगे 760 बट्टे 100 इंटू, तो ये कितना आ जाएगा आपका 159 पॉइंट कुछ आ जाएगा है ना। ऐसे ही आपको PCO2 निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO2 की वजह से कितना एनवायरनमेंट प्रेशर क्रिएट होता है, तो आप क्या करोगे 760 बट्टे 100 इंटू 0.003, कितना आ जाएगा ये 0.0228 mmHg। अब समझ में आया पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो एनवायरनमेंट में जितनी भी गैस हैं सबकी ना अलग अलग रोल होता है। तो जो गैस जितनी ज़्यादा परसेंट में होगी उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन आपको बताया कि अपनी बॉडी में उसका कोई रोल होता नहीं डायरेक्टली, अपनी बॉडी में रोल होता है O2 और CO2 का। तो जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो ना तो उसमें PO2 कभी 100 हो जाता है, कभी 40 हो जाता है, ऐसे ही PCO2 कभी 40 हो जाता है, कभी 46 हो जाता है। तो वो समझ में आ गया ना। देखो जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं उनके केस में हम पार्शियल प्रेशर की बात नहीं करते, प्रेशर जो होता है केवल गैसों की वजह से क्रिएट होता है। तो जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं तो वहाँ पे हम, जैसे मैंने आपसे बोला कि K+ जो है, तो K+ का हम पार्शियल प्रेशर देखते हैं, कंसंट्रेशन देखते हैं, उनकी कंसंट्रेशन देखते हैं। तो जो भी लिक्विड फॉर्म में होगा उसकी तो हम क्या देखते हैं, उसका कंसंट्रेशन। और जो गैसियस फॉर्म में होता है उसका क्या देखते हैं हम, पार्शियल प्रेशर देखते हैं। जैसे अपनी बॉडी में भले ही जैसे नाइट्रोजन बहुत वो है ना, नाइट्रोजन अपने एनवायरनमेंट में कितनी मिलती है 78% मिलती है। कंसंट्रेशन भले ही किसी की कितनी भी ज़्यादा हो लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन और CO2 में देखें तो अपनी बॉडी में कौन सी गैस ज़्यादा मिलती है, एनवायरनमेंट में तो कौन सी गैस ज़्यादा है वैसे, मतलब दोनों में है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा है। और अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में जैसे वाटर वगैरह में, साइटोप्लाज्म में किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ब्लड में किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर CO2 और O2 दोनों को बराबर अमाउंट में डाला जाए तो कौन ज़्यादा डिजोल्व होगी, CO2 ज़्यादा डिजोल्व होगी। तो वहाँ पे इस वजह से हमें क्या देखना पड़ता है, पार्शियल प्रेशर देखना पड़ता है कि उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। एनवायरनमेंट में ज़्यादा होने से काम नहीं चलेगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है ना उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर दोनों को इक्वल अमाउंट में दिया जाए तो कौन ज़्यादा डिजोल्व होगा,
CO2 ज़्यादा डिजॉल्व होगी। तीनों का पार्शियल प्रेशर समझ में आया कैसे निकालते हैं। अब देखो ये अभी अपने काम आएगा ना, ये वाला, जैसे O2 का कितना है एनवायरनमेंट में, और जैसे ही ये O2 हमारे लंग्स में जाता है तो लंग्स में पहले से ऑलरेडी CO2 भी होता है, और O2 CO2 मिलके कितना पार्शियल प्रेशर रह जाता है अपने लंग्स में। लंग्स में बढ़ेगा O2 का पार्शियल प्रेशर या घटेगा लंग्स में। अब जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर जाएगा तो अपनी बॉडी में आपको पता है ना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसमें, तो उसके साथ में ये ऑक्सीजन तो जाएगा 159, उधर से CO2 आएगा, दोनों मिक्स होंगे तो ये 100 mmHg रह जाता है। तो आप जो शुद्ध ब्लड होता है ना, प्योर ब्लड, उसका पढ़ते हो ना, कितना पढ़ते हो, 100 mmHg होता है ना प्योर ब्लड का। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कितना, उसका होता है 40, मतलब 40 से 100 तक वेरी करता है ना। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें तो ऑक्सीजन कितनी मिलती है, 100 mmHg, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें 40 mmHg मिलती है ना ऑक्सीजन। और ऐसी CO2 की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी मिलेगी CO2, ऑक्सीजनेटेड में CO2 मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऐसा किसने बोला था बहुत मिलती है ना ऑक्सीजनेटेड में भी। ऑक्सीजनेटेड में मिलती है 40 और डीऑक्सीजनेटेड में मिलती है 46, मतलब इतना वेरी करता है ना, 40 से 46, और ऑक्सीजन का 40 से 100 तक वेरी करता है। तो ऑक्सीजनेटेड में O2 भी मिलेगी और CO2 भी मिलेगी। अब जैसे नॉर्मली मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि धरातल पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी मिलती है प्रियंका धरातल पर सबसे ज़्यादा गैस, कौन सी, CO2 शायद निशा कौन सी मिलती है। नॉर्मल क्वेश्चन है अपना, जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, धरातल पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, अभी तो आपके सामने लिखाया था। तो धरातल पर सबसे ज़्यादा गैस मिलती है ऑक्सीजन। हाँ जो आपने धरातल पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस मिलती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है तो N2, एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा N2 मिलती है। धरातल जो अपन रह रहे हैं अर्थ क्रस्ट, इस पे सबसे ज़्यादा कौन सी मिलती है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। अच्छा अगर हम बात करें तो हम जो गैस छोड़ते हैं ना, एक तो इनहेल करते हैं, एक एक्सहेल करते हैं। तो एक्सहेल जो करते हैं रेस्पिरेशन के बाद में, उसमें कौन सी गैस ज़्यादा होती है, O2 या CO2, ये भी गलत पढ़ के आए हो आप, उसमें भी ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। उसमें कौन सी गैस ज़्यादा होती है तो अब तक तो आप पढ़ के आए थे कि हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, फिर उसका क्या हुआ हम जो जो छोड़ते हैं ना, सांस छोड़ते हैं, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और अभी तक आप क्या पढ़ के आए थे, CO2 ज़्यादा होती है। फिर सही बात कौन सी दोनों में से, तो फिर जो आपने पढ़ा था वो गलत पढ़ा था इसका मतलब तो देखो ऐसा था, मैं था जब, कौन सी क्लास में था, मैं 10th क्लास में था जब, तो एक उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि हम जो गैस छोड़ते हैं उसमें कौन सी गैस ज़्यादा मिलती है, तो मैंने बता दिया CO2 ज़्यादा होती है। एक्चुअली हमारे टीचर बहुत अच्छे थे ना उस टाइम के, जब हम स्कूल लेवल पे थे ना, तो मतलब ऐसे क्वालिफाइड टीचर्स थे, और ये हमारा मतलब एक सौभाग्य होता है अच्छे टीचर का मिला है ना बचपन में, वो भी है ना, बड़े होके तो फिर भी आप ढूंढ लेते हो, हैं वो नहीं मिला आपको ना बचपन में। और ये भी सौभाग्य था कि जिन टीचरों से हम पढ़े थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब लगे ना, A to Z जितने भी हम पढ़े थे ना, तो उनमें से एक भी नहीं बचा जिसका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा हुआ ना, प्रिंसिपल को छोड़ के खुद प्रिंसिपल को छोड़ के है ना, तो सारे के सारे है ना वो गवर्नमेंट जॉब लग गए। तो मतलब ऐसे वेल क्वालिफाइड टीचर्स थे, मतलब है ना उस टाइम पे, आपको पता है गवर्नमेंट जॉब लग जाए मतलब कोई टीचर तो मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा ही होगा वो। तो और दूसरा क्या है कि हमें जो 9th-10th में भी पढ़ाया था उन्होंने भी मास्टर कोर्स किया हुआ था, नहीं तो नॉर्मली गाँव में क्या होता है कि जैसे मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं ना, वो आर्ट वाले होते हैं जो BA वगैरह करके वो गाँव में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, आपको पता है ना 9th-10th क्लास तो गांव में ना यही होता है ज़्यादातर, मतलब जो क्वालिफाइड टीचर मिल नहीं पाते। और
अब ज़्यादातर जो मैडम वगैरह रख लेते हैं ना सस्ते के चक्कर में ना, क्योंकि गांव में उनको वो 5-5 6 6 हज़ार रुपये महीने मिल जाती है। मैडम भी कुछ की मतलब घर से घर ही तो अपन कौन सा है ना पहाड़ तोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो क्वालिफाइड टीचर्स का मतलब बचपन में मिलना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है ना, तो वो हमें मिल गया, मतलब सौभाग्य ही समझ लो आप। तो अब एक वो मेरा फ्रेंड ही था, मैं उसके घर गया हुआ था ऐसे, तो उसको फ्रेंड के कोई मामा जी वगैरह थे ऐसे, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि हम जो गैस छोड़ते हैं उसमें कौन सी गैस ज़्यादा होती है, तो मैंने बताया CO2। फिर नहीं, CO2 नहीं ज़्यादा होती। फिर मैंने उससे पूछा कि आपके पास सब्जेक्ट क्या है, बोला कि आर्ट। नहीं, अगर आर्ट है तब तो CO2 ही ज़्यादा होती है। अगर साइंस वगैरह होती तब तो कुछ ऐसे अलग आंसर बताया भी जाए। तो बोला कि नहीं, मतलब सही आंसर बताओ। हमने सही आंसर तो फिर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। फिर ऐसे वो पूछने लगे ऑक्सीजन। अब उस टाइम पे मतलब आपको अगर टीचर ही नहीं मिला ऐसा तो आप तो बता नहीं सकते वहाँ पे, लेकिन वो टीचर वगैरह हमारे बढ़िया थे, तो ये सारे कंसेप्ट जो है ना ऐसे बचपन में ही क्लियर हो गए थे। तो देखो ऐसा होता है कि जो हम सांस लेते हैं उसमें एक्चुअल में ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होती है ना, उसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर तो कितना है, बस इतना सा, और बाकी ऑक्सीजन का इतना सा। तो इसके कंपेरिजन हम CO2 कितना ले रहे हैं, नेग्लिजिबल, कुछ नहीं है CO2 हम जो ले रहे हैं अंदर। लेकिन जो हम छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन कितना होता है, मतलब 100 mmHg से थोड़ा सा कम होता है। और CO2 कितना होता है, CO2 लगभग 40 के लगभग होता है। तो ये तो जो हमने इनहेल की वो, और जब एक्सहेल करते हैं तो उसमें ये लगभग 100 के लगभग और ये 40 के लगभग एक्सहेल करते हैं उसमें। तो अब कौन सी गैस ज़्यादा बताओ एक्सहेल कर रहे हैं उसमें, O2 ज़्यादा भी। ये कितनी है, 40 और ये 100। लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम CO2 छोड़ते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमने लिया था जब इनहेल किया था तो उस टाइम पे उसमें ऑक्सीजन इतना था, CO2 बिल्कुल भी नहीं था। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो अभी भी ये 159 था और ये कितना निकल रहा है, 100। लेकिन हमने CO2 कितना लिया था, बिल्कुल नेग्लिजिबल, और उसके कंपैरिजन में कितने गुना छोड़ा, 1000 गुना से भी ज़्यादा। ये इसका 1000 गुना से भी ज़्यादा है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि हम कौन सी गैस एक्सेल करते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल में उसको मेजर करके देखोगे तो उसमें कौन सी गैस ज़्यादा मिलेगी आपको, O2 ज़्यादा मिलेगी, और O2 ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमने इनहेल किया था उसके कंपैरिजन में जो CO2 है वो 1000 गुना से भी ज़्यादा क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसलिए हमको बोलना पड़ता है ना मजबूरी में कि हम CO2 छोड़ते हैं। बाकी एक्चुअल में अगर आप मेजर करोगे तो उसमें कौन सी गैस ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी उसमें। समझ में आ गई ये वाली बात। तो ये तो हो गया गैसों का पार्शियल प्रेशर। और ये P50 समझ में आ गया आपको क्या होता है, P50 होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% मायोग्लोबिन आर सैचुरेट। तो ये तो हम डेफिनेशन अभी लिख लेंगे। अच्छा, ये 760 वाला फंडा समझ में आया। अच्छा, अब जैसे कि ये देखें, अब जैसे मैंने ये स्पेलिंग गलत लिख दी, CUM आता है ना। अब ऐसा किस किस को लग रहा है कि गलत लिख दिए, केवल अनुष्का को लग रहा है। अब क्या बताए, अब ये बचपन से ये भी आप गलत पढ़ते हुए आ रहे हो ना, ये सही लिखी है जो मैंने लिखी है वो। अब आप सब लोग क्या पढ़ के आ रहे हो बचपन से, VACCUM, और वो गलत है लेकिन फिर भी पढ़ते आ रहे हैं वही। तो ये वाली सही है ना। अब ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे बस, वो सही तो सब कुछ था लेकिन वो उसके पीछे जो रीजन है वो नहीं पता था आपको, बस है ना। जैसे अभी भी आपके सामने, जैसे बचपन में हमसे क्वेश्चन पूछते थे कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो हम क्या आंसर बताते थे, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं। अब आप O2 बताओगे, क्या होता है भैया, कौन सी लेते हैं पेड़ पौधे। अब फिर कंफ्यूज हो गए आप लोग अरे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं भाई, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं। तो पेड़ पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, लेकिन अगर बात आए फोटोसिंथेसिस की तो उसमें CO2 लेते हैं। तो अब बताओ P50 की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ से, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2
at which 50% myoglobin binds with O2, या 50% मायोग्लोबिन क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए। उस O2 की पार्शियल प्रेशर को ही हम क्या बोल देते हैं, P50 बोल देते हैं। फिर जैसे जैसे ये ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर आप बढ़ाओगे वैसे वैसे कौन सा बढ़ेगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन, वैसे वैसे एसोसिएशन बढ़ता जाएगा। इतनी बात समझ में आई, तो इसको नोट कर लिया जाए ना, ये मायोग्लोबिन के लिए इतनी सारी बातें हैं। हाँ नुस्खा बना लिया, आज कैसे जल्दी बना लिया आपने? मतलब अगर बात नहीं करो तो कैपेसिटी तो आपकी बहुत ज़्यादा है। बना लिया सबने? ये मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। निशा का रह गया, निशा आपके भरतपुर से ही है, भरतपुर में प्रॉपर भरतपुर से। आप देख लो निशा। देख से आपका नंबर ग्रुप में ऐड हो गया, और वो क्लास देख ली भी एक आध कल। आपका नहीं ऐड, आज कर देंगे आप। तो गौतम पढ़ाई वढ़ाई होती है घर पे? क्या हो गया, क्या एसओपी का? आज बात कर लेंगे आपके लिए, बायोलॉजी के ऊपर है ना। ये छोटे मोटे काम तो प्रतीक्षा से करवा लिया करो वैसे ऐसे तो। हाँ क्या पाई जाती है? हाँ इमेडाजोल रिंग, ये इसकी थोड़ी, ये तो ये जो है ना इसको बोला है, ये है प्रोटोपोरफायरिन 9। हाँ मायोग्लोबिन में नाम होता है, जैसे क्लोरोफिल आ जाए तो उसमें पोरफायरिन रिंग मिलती है। कहाँ है? प्रोटोपोरफायरिन रिंग 9, 9 9 ऐसे लिखते हैं ना। क्या 9 का आधा 4 हो सकता है, कैसे भी बताओ? 9 का आधा 4 हो सकता है क्या? हाँ 4 बना सकते हो किसी भी मेथड से 9 का आधा। हम्म
हम्म। ऐसे होता है 9 का आधा 4। इसको आधा कट कर दो आप, है ना। तो आधा थोड़ी ना हुआ, आधा करने के लिए बोला था। क्वेश्चन आता था ऐसा, 50 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 25 हो जाए। और ध्यान रखना है, जोड़ना है, घटाना नहीं है। फिर जाए 50 में क्या जोड़ेंगे 25 हो जाए। माइनस में नहीं जोड़ना है। क्या जोड़ोगे 50 में फिजा? माइनस का नहीं जोड़ना है बस। चलो ये लिख लिया आपने। पॉसिबल है तभी तो पूछा ना। एक ही। क्या? हाँ डबल बॉन्ड आता है, और फिर उसके बाद में एफ ई के बीच में सेंटर में रहता है, मतलब ऐसे बाउंड रहती है रिंग। पता लग गया? तो पॉसिबल तो है ना सब कुछ। ऐसे ये 4 रिंग अटैच रहती है ना, और बीच में रहता है एफ ई। और ये यहाँ पे ऐसे ही आपस में जुड़ी हुई रहती हैं CH2 के थ्रू। इसको मिथाइलिन ब्रिज बोलते हैं। ये होती है ना टेट्रापायरोल रिंग। तो अब इसके चारों तरफ प्रोटीन होती है, मायोग्लोबिन प्रोटीन। अब आपको जैसे ऑक्सीजन अटैच करना है, तो एक ऑक्सीजन तो एफ के साथ बाइंड रहेगा एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो इसके पास मैन होता है ना, तो उन दोनों के बीच में फंसा हुआ रहता है ऑक्सीजन। तो ये है आपकी प्रोटोफोर फायरिंग रिंग 9। मतलब इस पे कुछ फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं ना अलग अलग, उनके बेसिस पे इस रिंग का नाम अलग अलग हो जाता है। ये तो है आपकी पोर फायरिंग रिंग। अब यहाँ पे जैसे आपने कहीं बिनाइल ग्रुप लगा दिया, इसका नाम अलग हो जाएगा। अब ये तो मतलब एक पेरेंटल वो है रिंग, इस पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगा के आप इसके नाम चेंज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर जो रिंग मिलती है उसमें इस रिंग का नाम क्या होता है, प्रोटोपोर फायरिंग रिंग 9 है। तो सारी रिंग बनी किससे होंगी, ये पोर फायरिंग रिंग से बनी होंगी। डिफरेंस केवल कितना होता है, उसके ऊपर लगे फंक्शनल ग्रुप का। जैसे कि मैंने आपसे बोला क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, तो अगर आपने स्ट्रक्चर देखी हो तो कितना डिफरेंस होता है दोनों में, कि कुछ कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। एक में तो CH3 ग्रुप मिलता है और एक में CHO ग्रुप मिलता है, बस इतना ही तो डिफरेंस है। केवल एक आध फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस हो जाता है बस। और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस होने से इस रिंग का नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है बस। हम्म। नहीं, कोवलेंट बॉन्ड। हम्म। क्या? एक वैलेंसी तो एक्सटेंड कर सकता है ना नाइट्रोजन, तो एक वैलेंसी एक्सटेंड हो जाती है।
एक ये नाइट ट्यून के साथ लगा दिया क्या आपने? इसके इससे अटैच करना था यहाँ पे। तो दो तो नाइट ट्यून की होती है पहले से कंप्लीट, एक इस एफ के साथ हो जाता है ऐसे। हाँ यहाँ पे लगा होता है ना, नाइट ट्यून के साथ नहीं करना है। निशा आ गया समझ में? रश्मि फिर कल आप आए नहीं थे, फिर कल वाली क्लास। कल थ्योरी नहीं करवाई थी बिल्कुल भी, सारे क्वेश्चन करवाए थे 2 घंटे, और वो यूट्यूब पर डाल दिए वीडियो। मिल गया? हाँ, एक तो एक तो कल डाल दी थी, और 2 क्लास सुबह की थी अपलोड। अभी अभी उन वीडियो को कोई नहीं देखेगा, जब एग्जाम टाइम आता है ना, तब तब बच्चे पागल होते हैं, तब देखते हैं। चेंज कर दें? ये पार्शियल प्रेशर जो होता है भैया, ये छोटा मोटा प्रेशर नहीं होता है ना। ये प्रेशर जो होता है इतना होता है कि जैसे आप पहाड़ वगैरह पे जाते हो ना, तो पहाड़ वगैरह पे जैसे जैसे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो आपको पता है, यहाँ जो अपनी बॉडी का प्रेशर है, बॉडी के जो ऑर्गन है वो तो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एयर एनवायरनमेंट बाहर से अंदर की साइड में धकेलने की कोशिश करता है, तो दोनों का बैलेंस रहता है। लेकिन जब आप पहाड़ वगैरह पे जाओगे तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर का प्रेशर अभी भी बाहर उतना ही है। तो वहाँ पे अपने आप जैसे होठों से खून आने लग जाता है, और और कम प्रेशर में चले गए तो आपकी पूरी बॉडी फट जाएगी। इसलिए जो स्पेस वगैरह में जाते हैं ना, तो स्पेशल सूट वगैरह डिजाइन करते हैं ना, अगर उसमें लीकेज वगैरह हो जाए तो क्या होगा, तुरंत फट जाएगी बॉडी उनके ना, इतना प्रेशर होता है। एक छोटा सा प्रेशर तो आपने देखा होगा ना, जैसे ये कपड़े वपड़े बेचने वाले होते हैं दुकान पे, तो वो कपड़े टांगने के लिए वैक्यूम वो आता है ना लगाने का, वो उसको कांच वगैरह पे ऐसे चिपका देते हैं, उस पर कपड़े वगैरह टांग देते हैं, ऐसे नहीं देखा ऐसे? या गाड़ी में जो शीशे पे लगाने के लिए फिल्म सी आती है ना, वो उसमें भी लगा हुआ आता है। तो वो किस पे काम करता है? वो वैक्यूम की वजह से भी तो काम करता है वो।
चलो ये तो सारी बातें मायोग्लोबिन के बारे में थी ना, अब देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में।